नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित की तैयारी, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तैयारी। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल होता है। यदि कोई संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय शून्य ना हो बस, तो उनका गुणनफल और भागफल जब हम करेंगे तो जब भी परिमेय में अपरिमेय आप मिलाते हैं तो अपरिमेय ही बनता है। जैसे कि पानी में आपने रंग मिलाया तो रंग ही बना, ऐसे ही अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी जब भी परिमेय अपरिमेय जुड़ेंगी, घटेंगी, गुणा होगा, भाग होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है बच्चों। दूसरा है किसी बहुपद px के शून्यक परिशुद्ध रूप से उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का आलेख, y बराबर px का आलेख कैसा होना चाहिए? सदैव x अक्ष के समांतर हो? नहीं। सदैव y अक्ष के समांतर हो? नहीं। x अक्ष को प्रतिच्छेद करता हो? ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है बच्चों। जब हम शून्य ज्ञात करते हैं तो देखा होगा आपने, ये देखिए x आलेख यदि x अक्ष को जिन जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उन बिंदुओं को px का शून्य कहते हैं। तो x अक्ष पर आलेख जहां जहां जिन जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वह px का शून्य कहलाता है। अब आगे देखते हैं, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है 25x वर्ग ऋण 35x धन 12 हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव परिणाम क्या हो सकते हैं वो हमें निकालना है। तो यहां पर हमारे पास एक द्विघात बहुपद है, इसको हम दो गुणनखंडों में बांट लें तो लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव परिणाम निकलकर सामने आएंगे। तो कैसे तोड़ेंगे बच्चों? देखिए 25 और 12 का गुणा जब करते हैं तो 300 प्राप्त होता है, इसलिए 25x वर्ग ऋण 300 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहां पर 35 को हम ऐसे दो भागों में तोड़ लें कि 20x ऋण 15x, 35x को लिख सकते हैं 20x ऋण 15x, ऋण 20x और ऋण 15x मिलकर ऋण 35x हो जाएगा ना। और फिर ये 12 है तो बस अगले ही स्टेप में हमें मिल जाएगा कि इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 5x, अंदर बचेगा 5x ऋण 5 चौके 20, फिर यहां दोनों में से क्या निकलेगा, 3 बाहर निकलेगा तो अंदर बचेगा 5x ऋण 4। तो दोनों गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5x ऋण 4 और 5x ऋण 3। तो इस तरह से 5x ऋण 4 और 5x ऋण 3 यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है बच्चों। तो ये हमने क्या किया, एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के गुणनखंड कर लिया और इनमें से कोई एक लंबाई है और कोई एक चौड़ाई है, तो यह एक संभव व्यंजक निकलकर सामने आया बच्चों। अब आगे देखिए, निम्नलिखित आयत जिसकी परिमाप 50 सेंटीमीटर तथा भुजाओं का अंतर 7 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः क्या क्या हो सकती है? तो परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई का मान 50 है, तो जब 2 का हम पक्षांतर कर देंगे तो 50/2 यानी 25। लंबाई धन चौड़ाई को हमने मान लिया, लंबाई धन चौड़ाई का मान हो गया 25 और उनका अंतर है 7 यानी x ऋण y बराबर कितना है, 7। तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 32। 2x बराबर 32 तो x बराबर 16 और जब दोनों का योग 25 है तो y बराबर 9। x बराबर 16 और y बराबर 9 यानी ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही है बच्चों। लंबाई और चौड़ाई के लिए ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। अब लेते हैं अगला प्रश्न, 243 की घात 0.11 गुणा 243 की घात 0.09। जब हम जोड़ देंगे तो 243 आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 243 की घात 0.20 हो जाएगी, 243 की घात हो जाएगी 0.20 यानी 20/100 काटेंगे तो 1/5, ये हो जाएगा 3 की घात 5 पूरे की घात 1/5 यानी 3 की घात 5 गुणा 1/5, 5 से 5 घात कट गई, 3 की घात 1 यानी
3 प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है बच्चों। सबसे पहले हमने आधार समान होने के कारण 243 की घातों को जोड़ दिया, 0.11 और 0.09 जुड़ गए तो बन गए 0.20। उसे हमने बटे के रूप में लिख दिया तो 20/100 काट कर 1/5 हो गया। 243 को जब हमने गुणनखंड के रूप में लिखा तो 3 की घात 5 आया, क्योंकि 243 के अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 आता है, तो उसे हमने 3 की घात 5 लिख दिया। 3 की घात 5 का 1/5 से गुणा किया, क्योंकि घात की घात होने पर घातों का गुणा हो जाता है, तो ये 5 से 5 घात कट गई, 3 की घात 1 बराबर 3 प्राप्त हुआ। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब छठवां प्रश्न देखिए बच्चों। छठवां प्रश्न है कि यदि बहुपद px बराबर x की घात 2 ऋण 8x धन k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता चल रहा है कि शून्यकों के वर्गों का योग क्या है, 40 है। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं बच्चों। शून्यकों के वर्गों का योग हमें दिया है, हमने मान लिया कि शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा वर्ग धन बीटा वर्ग का मान हमें दिया हुआ है कितना, शून्यकों के वर्गों का योग 40 दिया हुआ है। अब हम अल्फा वर्ग धन बीटा वर्ग में सर्वसम्मिका लगाएंगे तो अल्फा धन बीटा पूरे का वर्ग ऋण 2 अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से हम कर देंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि शून्यकों का वर्ग क्या होता है। देखो ए धन बी पूरे का वर्ग सर्वसम्मिका हमें पता है ना, तो बराबर होता है ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab, तो हम 2ab का पक्षांतर हमने कर दिया। अब हमें क्या पता है, शून्यकों के वर्गों का योग तो दिया हुआ है 40, और क्या दिया हुआ है, अब हमें देखना है कि शून्यकों का योग कितना है। शून्यकों का योग होता है ऋण b बटे a, यानी ऋण 8/1, ऋण 8/1, ऋण 2 गुणा शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, c बटे a, यानी k बटे 1, यानी k हो गया बच्चों। तो यहां हो जाएगा 40 बराबर ऋण 8। अब यहां पर ऋण 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, ऋण 8 का वर्ग हो गया 64। ऋण 8 का वर्ग कितना हो गया बच्चों, 64। तो यहां लिख देंगे 64, क्योंकि ऋण ऋण 2 बार होने से धन हो गया। ऋण 2k को हम इस तरफ ले आएंगे और 64 में से 40 चला जाएगा तो 2k बराबर हो जाएगा 24 और k बराबर हो जाएगा 12 बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। हमें क्या दिया था, सबसे पहले हमें दिया था शून्यकों के वर्गों का योग 40 दिया हुआ था, तो हमने सर्वसम्मिका लगाया अल्फा धन बीटा पूरे का वर्ग ऋण 2 अल्फा बीटा, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, ऋण 8, ऋण 8/1 वर्ग है तो वर्ग, फिर ऋण 2 अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल कितना है, k बटे 1, तो हमने उसे लिख दिया k। अब यहां पर देखिए अल्फा वर्ग धन बीटा वर्ग का मान 40 है, ये 40 रख दिया, ऋण 8 का वर्ग 64 हो गया, ऋण 2 और k का गुणा हुआ तो ऋण 2k हो गया। 2k को इस तरफ ले आया, 64 ऋण 40, 2k बराबर 24, तो k बराबर प्राप्त हो गया 12। अब आगे है बच्चों, बहुपद हमें दिया हुआ है, इस बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, तो चलिए इस बहुपद के हम शून्य ज्ञात कर ही लेते हैं। अब यहां पर देखिए बच्चों, हमारे पास बहुपद जो है उसे लिख लेते हैं, ए बी एक्स वर्ग ऋण ऋण अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, b वर्ग, x भी अंदर आ जाएगा, फिर ऋण अंदर आया तो धन ac x ऋण bc। अब हम यहां पर बच्चों a की घातों के घटते क्रम में जमा लेंगे इन्हें। a की घातों के घटते क्रम में a की सबसे बड़ी घात जो b के साथ है abx वर्ग, फिर a की घात जो c के साथ है धन acx, फिर b की सबसे बड़ी घात हम लिख देते हैं ऋण b वर्ग x, और फिर b की छोटी घात लिख देते हैं bc। इसे बोलते हैं बच्चों चक्रीय क्रम। सबसे पहले a की सबसे बड़ी घात जो b के साथ है, फिर a की छोटी घात जो c के साथ है। अब यहाँ दोनों घातें a समान है, इसलिए पहले b के साथ की घात को पहले लिखा, फिर b की सबसे बड़ी घात और b की छोटी घात। तो इस तरह से इन दोनों को हम लिख सकते हैं। देखो बच्चों, अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, दोनों में से a और x कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा bx धन c, और इन दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, माइनस b कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा bx धन c। दोनों में bx धन c शेष बच गया, तो bx धन c को हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचा, ये वाला ax, ये वाला ऋण और ये वाला b। इस तरह से हमें
शून्य क्या प्राप्त हो जाएंगे, इस पूरे को हम कर देंगे शून्य के बराबर। तो जब पहला मान bx धन c शून्य के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा bx बराबर ऋण c और x बराबर ऋण c बटे b। इसी प्रकार जब ax ऋण b बराबर शून्य हो जाएगा तो ax बराबर b और x बराबर b बटे a। तो हमें दो शून्य कौन कौन से प्राप्त हुए, ऋण c बटे b और b बटे a। तो ऋण c बटे b और b बटे a, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है बच्चों। तो हमने सबसे पहले क्या किया, बहुपद को तोड़ लिया, फिर घातों के घटते क्रम में लिख दिया, फिर उभयनिष्ठ निकाला और फिर गुणनखंडों में तोड़कर दोनों की शून्यक प्राप्त किए। अब आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, ए बी वृत्त को ई पर स्पर्श करती है एवं ई सी बराबर ईडी है। ई सी किसके बराबर है, ईडी के बराबर है और कोण सी डी ई बराबर 62 अंश है। सी डी ई ये वाला कोण जो है वो 62 अंश है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कोण ए ई डी ज्ञात करना है। ए ई डी ये वाला लंबा कोण हमें ज्ञात करना है बच्चों। फिर हमें एडी का मान ज्ञात करना है। अब हमें ये पता चल गया कि चूंकि ये भुजाएं समान है तो ये वाला कोण 62 है, तो ये वाला कोण भी 62 है। जब ये दोनों कोण 62 के हैं तो ये तीसरा कोण कितना हो जाएगा, तीसरा कोण 124 हो गया। 124 को जब हम 180 में से घटा देंगे, 124 को जब हम 180 में से घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 56 प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाला कोण हमारा छोटा वाला कोण तो 56 अंश का प्राप्त हो गया। फिर हमें ये पता चला कि जब ये 56 अंश का कोण है तो ये बचे हुए दोनों कोण, ये देखिए इस तरफ का त्रिभुज के इस तरफ का कोण और इस तरफ का कोण, इन दोनों कोणों का योग भी तो 124 है ना बच्चों। जब इन दोनों कोणों का योग 124 है तो हमें ये पता चल गया कि जब ये कोण 62 है और ये कोण 56 है तो ये जो हमें पता है कि स्पर्श रेखा के साथ जो त्रिभुज का कोण बनता है वो शीर्ष कोण के बराबर होता है। तो जब ये कोण 62 है तो इस तरफ का कोण भी कितना है, 62 है। तो 62 अंश और 56 अंश को जब हम जोड़ देंगे तो 118 अंश का हमें कोण प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है सही, 118 अंश का कोण, पूरा कोण ए ई डी मिलाकर 118 अंश है बच्चों। अब यहां पर देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है, यदि एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर है तो निम्नलिखित में से सत्य है। अब हम वृत्त की त्रिज्या मान लो 7 ले लेते हैं तो वृत्त की परिधि 44 हो गई। 44 ही वर्ग का परिमाप होना चाहिए, तो कब होगा, 4 गुणा 11 होगा, भुजा हो जाएगी 11, वर्ग की भुजा हो जाएगी 11 और वृत्त की भुजा हो जाएगी या वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब हम इनकी तुलना कर सकते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा क्या, नहीं। वर्ग का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो 11 11 में 121 और वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 154, दोनों बराबर नहीं होंगे। फिर बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होगा क्या, तो वर्ग का क्षेत्रफल 121 होगा और वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर करके जब पाई आर वर्ग करके जब हम निकालेंगे तो 154 होगा। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है कि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। अब 10वां प्रश्न है, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना है। तो शून्यक तो हम निकालना जानते हैं, x वर्ग धन x ऋण 12 के हमें शून्यक निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये जो अंतिम पद के सामने जो चिन्ह है ऋण, उसको देखो कैसे लगाते हैं। सबसे पहले x के सामने कितना गुणांक है, कोई नहीं है, मतलब 1 है। 1 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिनके बीच में ऋण चिन्ह होना चाहिए और जिनका अंतर 12 एकम 12, जिनका गुणा करने पर 12 आना चाहिए, अंतर 1 आना चाहिए। तो देखते हैं बच्चों, 4 ऋण 3 लिख दिया तो अंतर कितना आया दोनों को घटाने पर, 4 में से 3 गया तो 1 आया, सही है ना।
एक को हमने 2 भागों में तोड़ लिया, 4 ऋण 3, और 4 और 3 का गुणा भी किया तो कितना आया, 12 आ गया। अब देखो x है ऋण 12 है, तो अभी हो जाएगा x वर्ग धन 4x ऋण 3x ऋण 12, तो इन दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा तो x धन 4, इन दोनों में से ऋण 3 कॉमन निकल जाएगा तो x धन 4, दोनों में से x धन 4 और x ऋण 3, तो ये हमारे क्या प्राप्त हो जाएंगे, द्विघात के शून्य क्या हो जाएगा, पहला शून्य हो जाएगा ऋण 4 और दूसरा शून्य हो जाएगा 3। जब हम पक्षांतर करेंगे तो बच्चों, तो ऋण 4 दोनों धनात्मक है क्या, नहीं, दोनों ऋणात्मक है क्या, नहीं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, दोनों बराबर हैं क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है बच्चों। अब लेते हैं 11वां प्रश्न। हमें दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, तो फार्मूला हम लगा देते हैं x प्लस 1/x पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/x पूरे का स्क्वायर प्लस 4। ये फार्मूला है बच्चों, इसका हमें इस्तेमाल करना है। तो सीधे हो जाएगा x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, और ये वाला 4 का भी हम इधर ले देंगे पक्षांतर, तो ऋण 4, और ये होगा x माइनस 1/x पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 चौके 16, और 16 में से 4 गए तो 12, x माइनस 1/x बराबर √12 हो जाएगा। अब हमें इनकी वैल्यू को, दोनों की वैल्यू को रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, देखिए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, दोनों का गुणा है, दोनों का गुणा है यानी 4 गुणा करनी 12 है। तो यहाँ पर √12 में से क्या क्या बाहर निकल सकता है, √12 है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 कॉमन निकल जाएगा तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 √3 यानी ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में दर्शाए गए त्रिभुज POQ के तीनों शीर्ष से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक हैं। अब हमें क्या करना है, इन तीनों से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, हमें क्या करना है, पहला बिंदु हो जाएगा हमारा x1 धन x2 धन x3 बटे 3, और दूसरा बिंदु हो जाएगा y1 धन y2 धन y3 बटे 3। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, पहले बिंदु में क्या है, ये 0 0 है मूल बिंदु, तो 0 प्लस 2 प्लस 0 कितना हो गया 2, तो पहला बिंदु हो जाएगा 2/3, और दूसरा बिंदु हो जाएगा 2 0 0, यानी फिर से आया 2/3 समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक बच्चों। अब पहुंचते हैं अगले प्रश्न पर। बिंदुओं 0 0 3 2 3 0 0 4 द्वारा बनाए गए त्रिभुज PQR किस प्रकार का है। तो देखिए 0 0 तो हो गया हमारा मूल बिंदु, 0 0 हो गया हमारा मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से 3 0 क्या है, x में 3 है और y में 0 है, ये बिंदु हो गया 3 0। x में 4 है और y में 0 है, x में 0 है और y में 4 है, ये बिंदु हो गया। अब दोनों को मिला देंगे तो इस प्रकार त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया OAB। OAB त्रिभुज है, तो हमें ये दूरी कितनी मिली 3 इकाई, और ये दूरी कितनी मिली 4 इकाई, 3 इकाई आधार 4 इकाई लंब है, तो 5 इकाई का क्या होता है, कर्ण हो जाएगा। यानी इस स्थिति में यह जो त्रिभुज है यह कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा बच्चों, यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। आगे देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले शंकु के आकार में ढाला गया है। इस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बन रहा है, गोले से शंकु बन रहा है। तो गोले क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु का एक ठोस गोलाकार गेंद है। तो गोले का आयतन है 4/3 पाई, और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो r की घात 3, 4 गुणा 4 गुणा 4।
अब यहाँ देखते हैं 8 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले शंकु के आकार में ढाला गया है। शंकु का व्यास है 8 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या भी कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 4 × 4, और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई हमें पता नहीं है। तो देखिए ये 2 बार के 4 से ये 2 बार का 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, नीचे के 3 से नीचे का 3 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, अब यहाँ पर केवल बचा है बच्चों h, और यहाँ पर केवल बचा है 4 × 4, तो 16 हो गया। 16 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 15वां प्रश्न है 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है। देखिए ऊर्ध्वाधर दीवार है, उसके सहारे 5 मीटर लंबी सीढ़ी टिकी हुई है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार पर 4 मीटर ऊंचे बिंदु तक पहुंचता है। ऊपरी सिरा सीढ़ी का कहाँ पहुंच रहा है 4 मीटर ऊपर तक पहुंचता है। यदि सीढ़ी के निचले सिरे को दीवार की ओर 1.6 मीटर खिसकाया जाए, ये 5 मीटर सीढ़ी है और कितना खिसका दिया 1.6 मीटर खिसका रहे हैं, किसको सीढ़ी को दीवार की ओर 1.6 मीटर मैंने खिसका दिया, तो बढ़ जाएगी सीढ़ी की ऊंचाई ऊपर। तो क्या हो जाएगा, खिसकाया जाए तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जो सीढ़ी का ऊपरी सिरा ऊपर की ओर दीवार पर सरक जाएगा। कितना सरक जाएगा, तो ये वाली दूरी हमें बताना है। तो देखिए 4 मीटर के ऊपर कितना ऊपर चला जाएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जब कर्ण 5 था तो लंब 4 था, तो पूरा आधार कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर 3 मीटर में 1.6 मीटर दूरी किनारे ले आए हम, 1.6 किनारे ले आए तो 1.4 दूरी बची, आधार कितना बचा 1.4 मीटर बचा। कर्ण कितना है, कर्ण तो अभी भी 5 मीटर है। लंब बदल जाएगा तो देखिए कर्ण का वर्ग यानी 5 का वर्ग में से 1.4 का वर्ग को हम घटा देंगे तो पूरा ए से बी की दूरी निकल जाएगी। तो कितना हो जाएगा ए बी का वर्ग हो जाएगा। ये हो गया 25 ऋण 14 का वर्ग मतलब 1.4 का वर्ग 1.96, तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 23.04, तो ए बी का मान क्या हो जाएगा 23.24 है, तो 4 का हो गया 2 और 23.24 वास्तव में 48 का वर्ग है 4.8, यहाँ क्या हो जाएगा 4.8। ए बी का मान हो गया 4.8। पहले कितनी ऊंचाई थी 4 थी, अब 4.8 हो गई यानी 0.8 मीटर ऊंचाई बढ़ गई, 0.8 मीटर ऊंचाई बढ़ गई यानी ऑप्शन नंबर डी सही है बच्चों। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न 16वां प्रश्न। 25.3 × 5 ऋण 35/5 ऋण 3 × 8.5। तो हमें पता है बच्चों का करके पुनि भाग कर फिर गुण लेत सुजान, तापी छे धन ऋण करे भिन्न रीति अजान। तो सबसे पहले भाग को करना है, तो ये हो जाएगा भाग 35 में 5 का भाग देंगे तो 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 25.3 ऋण 7 ऋण 3 × 18.5। तो अब कितना हो जाएगा 25.3, इसमें हो जाएगा गुणा 5 है, फिर ये ऋण 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 15 की 5 हासिल का 1, 5 × 25 और 1 26 की 6 हासिल का 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, और यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव, फिर यहाँ पर ऋण 7 और फिर ऋण हो जाएगा 5, 3 × 5 = 15 की 5 हासिल का 1, 3 × 8 = 24 और 1 25 की 5 हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 5 और एक संख्या के बाद दशमलव, तो 55.5। 126.5 में से पहले घटा देंगे हम 7, तो कितना हो जाएगा 119.5 और फिर घटाएंगे हम 55.5, तो ये 0 हो गया
ये 4 हो गया, और फिर ये 11 में से 5 गए तो ये 6 हो गया। 64 हमारा उत्तर आया बच्चों। 64 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 64 उत्तर है तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी घन का आयतन घन मीटर में x की घात 3 धन 3x वर्ग y धन 3x y वर्ग धन y की घात 3 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यदि x बराबर ऋण 1 है और y बराबर 4 है, तो घन का आयतन घन मीटर में कितना होगा? तो देखिए ये विस्तारित रूप किसका है बच्चों? x प्लस वाई पूरे का होल क्यूब का है। तो x का मान कितना है? ऋण 1 है। y का मान कितना है? तो y का मान यहाँ पर 4 है, धन 4 पूरे की घात 3 यानी 3 की घात 3, 3 की घात 3 यानी 27 घन मीटर। 27 घन मीटर यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अब यहाँ पर 18वां प्रश्न है, यदि सभी x के लिए x वर्ग धन के x धन 6 बराबर x धन 2 इंटू x धन 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? देखिए यहाँ पर पहले हम इसे लिख लेते हैं, x वर्ग धन के x धन 6 है और दाएं पक्ष में है x की घात 2 हो जाएगा सबसे पहले, फिर उसका गुणा धन 3x, फिर धन 2x धन 6, तो हो जाएगा x वर्ग धन के x धन 6 बराबर x वर्ग धन 5x धन 6। अब तुलना करेंगे बच्चों, तो x वर्ग से x वर्ग कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो kx बराबर 5x है तो k बराबर 5 हो जाएगा। k बराबर 5 अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हमारे पास 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न ले लेते हैं, क्या कह रहा है? तो देखिए a धन b धन c पूरे का वर्ग ऋण a ऋण b ऋण c पूरे का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए विस्तारित रूप सीधे लिखता हूं मैं, a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात, विस्तारित रूप सीधे करते हैं इसका, तो हो जाएगा a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca। इसके बाद अब ऋण लगा देंगे हम और सेकेंड वाले का विस्तार करेंगे, तो a की घात 2, अब ऋण भी है तो धन b की घात 2 धन c की घात 2, स्क्वायर है इसलिए। अब देखिए b और c ऋणात्मक है बच्चों, तो ऋण 2ab, b आ गया ना एक बार, इसलिए ऋण 2bc, b और c दोनों ऋणात्मक वाले आ गए इसलिए धन हो जाएगा 2bc। फिर आ जाएगा ऋण 2ca। अब हम ऋण को अंदर ले जा लेंगे बच्चों, तो हो जाएगा a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ये तो हमारे पास पहले से था, ऋण को लेके जाएंगे अंदर, तो ऋण a वर्ग ऋण b वर्ग ऋण c वर्ग धन 2ab ऋण 2bc धन 2ca हो जाएगा। तो a वर्ग से a वर्ग, b वर्ग से b वर्ग, c वर्ग से c वर्ग कैंसिल। अब ये 2ab से 2ab जुड़ जाएगा, 2bc से 2bc कैंसिल और 2ca से 2ca जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4ab धन 4ca। 4ab धन 4ca मतलब अब यहाँ पर 4a को कॉमन ले लेंगे तो b धन c हो जाएगा। 4ab धन c ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों। अब 20वां प्रश्न है हमारा, x धन 1 निम्नलिखित बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिए किस बहुपद का x धन a एक गुणनखंड है वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी वाले ऑप्शन में, ऑप्शन बी देखिए इन दोनों में से शुरू वाले दो में से x वर्ग कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा x धन 1, दूसरे वाले में से 1 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा x धन 1। दोनों में x धन 1 है और x वर्ग धन 1 है, तो x धन 1 एक गुणनखंड किसका है? ऑप्शन
b का एक गुणनखंड है। हमें इसे ऐसे भी हल कर सकते हैं हम कि x बराबर ऋण 1 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए, तब हम कहेंगे कि गुणनखंड है। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 21 है, चलिए समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? x धन 1/x बराबर 2 दिया हुआ है, तो हम इसे द्विघात समीकरण में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 1 = 2x, पक्षांतर कर देंगे तो फिर इधर आ जाएगा x² - 2x + 1 = 0। तो x² - 2 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि बीच में प्लस का चिन्ह हो, तो 1 1 हो गया, x + 1 = 0। तो हो जाएगा x² - x - x + 1 = 0। अब यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, x - 1 -1 कॉमन निकलेगा, x - 1, तो दोनों के गुणनखंड हो गए x - 1 x - 1, यानी x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू जब 1 आ गई तो यहाँ रख देंगे, 1 + 1/1 1⁵ 1⁵ तो 1 + 1 2 हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है बच्चों यहाँ पर। अब हमारे पास है 22वां प्रश्न, चलिए ले लेते हैं 22वां प्रश्न, पहले इसे क्लियर कर देते हैं। 22वां प्रश्न हमारा है, यदि a धन b धन c बराबर 0 है तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो ये फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, a³ + b³ + c³ = होता है a + b + c, दूसरे कोष्टक में a² + b² + c² -ab - bc - ca। तो अब हमें पता चला बच्चों कि a + b + c की वैल्यू है 0, तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये पूरा मान ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे है 345 का वर्ग ऋण 344। तो देखिए एक बार दोनों जुड़ जाएंगे तो 345 और एक बार दोनों घट जाएंगे तो कितना आएगा, 1, और जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 4 9, 4 और 4 8, 3 और 3 6, तो कितना हो जाएगा 689 का गुणा दोनों घट जाएंगे तो 1 से होगा, तो 689 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों। 24वां प्रश्न है, x को 7/2 से गुणा किया जाता है, फिर इसमें से संख्या 14 को घटाया जाता है, तो इस प्रकार का व्यंजक प्राप्त होगा। तो x को 7/2 से गुणा करेंगे तो 7x/2 और फिर इसमें से 14 घटाया जाता है, तो 7x/2 में से 14 घटाना, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है बच्चों। फिर अगला 25वें नंबर का प्रश्न है, 5 को y से भाग दिया जाता है। 5 को सबसे पहले y से भाग दिया गया, फिर इसमें से 25 को घटाया जाता है। तो देखो 5 को y से भाग दिया जा रहा है और फिर इसमें से 25 को घटाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 26वां प्रश्न है, x को 21/2 से गुणा किया जाता है, 21/2x, फिर इसमें से संख्या 14 को घटाया जाता है, इसमें से संख्या 14 को घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त व्यंजक का मान 0 हो तो इस स्थिति में x का क्या मान होगा, इस पूरे व्यंजक का मान 0 हो गया, तो 21/2x बराबर 14, x यहीं रह जाएगा, तो 14 गुणा 2/21, तो 7 21, 7 दूनी 14, तो x बराबर हो गया 4/3, 4/3 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अब लेते हैं बच्चों 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न है, 5 को y से भाग दिया जाता है। 5 को क्या कर रहे हैं हम, y से भाग दे रहे हैं, फिर इसमें से 25 को घटाया जाता है, इसमें से हम 25 को घटा भी देते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त व्यंजक का मान 50 हो जाता है। कितना हो जाता है, 50। तो इस स्थिति में y का मान क्या होगा, 5/y बराबर ऋण 25 उस तरफ चला जाएगा तो 75, तो y बराबर हो जाएगा 5/75।
5 एकम 5, फिर यहाँ भी हो गया 5 एकम 5, 5 छम 25, 1/15। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, वह संख्या क्या है? एक संख्या में, एक संख्या है, उसमें 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? x से क्या हो गई, 2x हो गई, तो वह संख्या क्या है? x का उधर पक्षांतर हो जाएगा, 2x में से x क्या, तो x 8 ही है वह संख्या। 8 ही वह संख्या है जिसमें 8 जोड़ने पर 8 दूनी 16 यानी दुगनी हो जाएगी। 29वां प्रश्न है, एक बैठक में कुल सदस्यों में से 4/25 महिलाएं हैं। महिलाओं की कुल सदस्यों की संख्या का कितना प्रतिशत है? 4/25 भाग महिलाओं का है, इसको हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे, गुणा 100%। 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 4 चौके हो जाएगा 16%। 16% है। अंतिम 30वां प्रश्न है बच्चों, यदि a और b का एलसीएम 180 है तो a और b के मूल्य क्या नहीं हो सकते? तो सबसे पहली ही संख्या हम जब लेते हैं कि 12 और 15, तो 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना है, 60 है, यानी इनका मूल्य, एलसीएम का मूल्य 180 नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है बच्चों। तो विद्यार्थी दक्षता संवर्धन का यह सेट यही समाप्त होता है। धन्यवाद।